Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banote, co-founder of Alliance Educations. So, in today's lecture, we are going to solve DPP1 for vector. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. See, the vector projection of a vector 3i plus 4k on y-axis is what? So पहले हम समझते कि बोला क्या क्या है यहाँ पर. 3i plus 4k. So स्टैंडर्ड जो वेक्टर है, किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. से हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो xi प्लस yj प्लस zk, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है. सो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको टू डायमेंशनल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. टू डायमेंशनली अगर वेक्टर देखे तो टू डायमेंशन में वेक्टर xi प्लस yj बस इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टू डायमेंशन एंड दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन थ्री डायमेंशन. सो यहाँ पर xi प्लस yj इट मीन्स व्हाट, जो वेक्टर है इसका x एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये x डिस्टेंस कवर किया है, एंड y एक्सिस पे डिस्टेंस देखें तो ये y डिस्टेंस कवर किया हुआ है. सो ये जो पॉइंट है x, y, इस पॉइंट को अगर हम वेक्टर के टर्म में लिखे इन टर्म ऑफ वेक्टर तो इट कैन बी रिटन एज xi प्लस yj. सो प्रोजेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर मुझे बोला जाता कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या है, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन के लिए मुझे x एक्सिस को पैरेलल, सपोज हमने यहाँ पे से अगर टॉर्च इसके ऊपर मारा है, ठीक है. सो टॉर्च अगर मारेंगे तो इसकी शैडो जो है, ठीक है, टॉर्च अगर यहाँ पे रखा तो इसकी शैडो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे शैडो आएगी, तो ये इसका प्रोजेक्शन बताता है. ये क्या बताता है, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. अगर मुझे y एक्सिस पे प्रोजेक्शन बताना है तो सपोज हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रखा एंड सोर्स ऑफ लाइट रखा, तो ये वेक्टर का प्रोजेक्शन इसकी जो शैडो है यहाँ पे आएगी y एक्सिस पे, तो ये रहेगा इसका प्रोजेक्शन. ये क्या रहेगा, इसका प्रोजेक्शन. सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस किसके बराबर है, x, एंड प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस किसके बराबर है, y. सिमिलरली ये 3D के केस में भी वैसा ही होता है, ठीक है. सो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस इज x, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज y, एंड प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस इज z. सो यहाँ पे एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, सी एक वेक्टर है, इसको नाम दे देंगे वेक्टर a दिया हुआ है 3i प्लस 4k. पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या होगा. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 3i प्लस j आ जाना चाहिए था, उसके बाद में यूनिट वेक्टर आना चाहिए था j, 0j एंड प्लस 4k. j गिवन नहीं है इसलिए 0j. सो इसका अगर पूछा जाता प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस पे कहां पे शैडो आती, कितने लेंथ की शैडो होती, 3. प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस का यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, y कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है, मतलब 0. एंड प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस अगर पूछा जाता तो कितना आ जाता, 4. सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है y एक्सिस के लिए. सो y एक्सिस के लिए आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 0. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम टू डायमेंशनल देखें सो यहाँ पर वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिए हुए x, y. एक वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x, y. सो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, इसलिए 0, 0 है. यहाँ पे ओरिजिन के कंपैरिजन में दिया हुआ है, ठीक है, इन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है. तब हम डायरेक्टली वेक्टर को लिख सकते हैं कि वेक्टर इज गिवन बाय xi प्लस yj. बट थ्री डायमेंशनल में अगर हमें गिवन है, सपोज हमें थ्री डायमेंशनल में यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है, सो यहाँ पे
3 डायमेंशनल में हमें कोई पॉइंट गिवन है x, y, z। सो इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, सेम इसके लिए वेक्टर आ जाएगा, से वेक्टर b xi प्लस yj प्लस zk। सो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, पॉइंट्स क्या दिए हुए 3 2 5, पॉइंट्स हमें दिए हुए 3 2 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। सो कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को हम यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज i, y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस j, एंड z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस विच इज k। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट 3i 2j प्लस 5k। देन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है से x, y, ठीक है, ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है x, y। सो इस पॉइंट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है, ओरिजिन के कंपैरिजन में ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें बताना है। तो क्या होगा, सपोज इस कोऑर्डिनेट को अगर हम r1 कंसीडर करें एंड इस कोऑर्डिनेट को r2 कंसीडर करें, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस r बताना है, डिस्टेंस अगर r बताना है, तो रिमेंबर r इज गिवन बाय r2 माइनस r1। क्या होता है इसका फॉर्मूला, r2 माइनस r1। तो वेक्टर r2 क्या होगा यहाँ पर xi प्लस yj, एंड वेक्टर r1 क्या होगा, वेक्टर के टर्म में लिखना है तो 0i प्लस 0j। सो सिमिलरली r2 को हम लिखेंगे xi प्लस yj, माइनस r1 को लिखेंगे 0i प्लस 0j। सो 0 से सब्सट्रैक्ट करने पे तो यही रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम r को लिख सकते हैं xi प्लस yj। सो इसीलिए हमने पहले जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब 0 0 वहां पे हमने काउंट नहीं किया था, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 0 है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसा है, विथ रिस्पेक्ट टू 0 नहीं कहा गया है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है p एंड यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है q। अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें बताना है, इन दोनों का डिस्टेंस हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, सेम इसी मैनर में हम लिख के बताएंगे। सो हम मानेंगे यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ हमें बताना है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ इज गिवन बाय Q माइनस P, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R बताना था, कहां से डिस्प्लेस हुआ था, R1 से R2 तक। कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ था, R1 से R2 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ था। सो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन का वेक्टर है R2 एंड इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है R1। सो सिमिलरली PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम P टू Q, कहां से कहां तक मूव कर रहा है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव कर रहा है। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा PQ। सो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमें बताना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन का वेक्टर क्या है इसका, सो देख लेते हैं। वेक्टर Q क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज y एंड दिस इज z। सो दिस इज 3i प्लस 4j प्लस 5k। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P, सॉरी यहाँ पे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। सो PQ हमें फाइंड आउट करना है, तो PQ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वेक्टर Q 3i प्लस 4j प्लस 5k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। देन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो दिस इज 3i प्लस 4j प्लस 5k, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 3j एंड माइनस प्लस माइनस 5k। सो 3i माइनस 2i इज i, 4j माइनस 3j, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो प्लस 1j एंड 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। सो जस्ट 0 के अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज 0 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली i प्लस j भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन C इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल along the direction making an angle 60 डिग्री विद द वर्टिकल। क्या बोला गया है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको
60 डिग्री पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट एंगल कितना है 60 डिग्री विद द वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल से 60 डिग्री पे, वर्टिकल से कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 5 न्यूटन का। सो इट्स वर्टिकल कंपोनेंट बी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ठीक है, वर्टिकल और हम हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंपोनेंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज यहाँ पे ये पार्टिकल है, ठीक है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। सो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों चाहिए। सी, अगर ये डिस्टेंस, ये दिस इज एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एक्स होगा, एंड ये डिस्टेंस क्या है वाई, तो इसका पैरेलल डिस्टेंस भी वाई होगा, पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा वाई होगा। तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो इसके लिए अगर मैं cos थीटा लेता हूं, cos थीटा, cos मीन्स क्या होगा ये, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये क्या है, ये है f, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है f फोर्स। सो cos थीटा क्या होगा एडजेसेंट, एडजेसेंट इज x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज f, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है f। सो इससे x क्या मिलेगा f cos थीटा, f क्या x क्या मिलेगा, तो मैंने बताया था थीटा का एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, थीटा का एडजेसेंट जो है उसे हम हॉरिजॉन्टल स्टिक कह सकते हैं, एडजेसेंट स्टिक कह सकते हैं। थीटा का एडजेसेंट हमेशा कोसाइन होगा, थीटा का एडजेसेंट हमेशा क्या होगा कोसाइन होगा, एंड थीटा का ऑपोजिट हमेशा साइन होगा। चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो ऑपोजिट साइड इक्वल टू एफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। सो वर्टिकल सॉरी इसका ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सी एक पार्टिकल है उसको वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे 60 डिग्री पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 5 न्यूटन। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया थीटा का एडजेसेंट कोसाइन स्टिक होता है, थीटा का एडजेसेंट, तो ये थीटा हो गया, थीटा का एडजेसेंट साइड ये है। अगर हम इसको ट्रायंगल कंप्लीट करें, ये ट्रायंगल बनाए ये 90, तो ये हाइपोटेनस हो गया। सो थीटा का एडजेसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos 60 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 60। सो एंड अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता, इसको पैरेलल है, इसको पैरेलल ये है। सो ये थीटा का ऑपोजिट ये हो जाता 5 sin 60। सो 5 sin 60 मतलब ये भी हो जाता 5 sin 60। ठीक है, अगर आपको एंगल्स पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये ट्रायंगल याद रखिए 30 60 90 का एंड 1 2 √3। सो cos 60, cos मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/2, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2। सो 5/2 कितना हो जाता है 2.5। सो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 2.5। सो रिमेंबर थीटा का एडजेसेंट हमेशा क्या रहेगा कोसाइन स्टिक, एंड थीटा का ऑपोजिट हमेशा रहेगा साइन स्टिक। सो आई होप आपको ये समझ में आया। एंड वैसे ही अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये 5 sin 60, 60 √3/2। सो ये आ जाता उसका आंसर मींस 2.5 इंटू √3। ये किसका हो जाता, ये हो जाता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे पूछा था वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट देखा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एडजेसेंट था थीटा का, इसलिए हमने कोसाइन स्टिक लिया। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नाउ दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए इज। यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो हमें एक नया वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर, और जो किसको पैरेलल है, ए को पैरेलल है। सो बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो बी का मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज बी कैन बी रिटन एज, सी मैग्नीट्यूड, अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, से वेक्टर यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है xi प्लस yj, xi प्लस yj, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा √x² प्लस y²। देन अगर हमें 3 डायमेंशनल दिया हुआ है, सपोज ये 3 डायमेंशनल में वेक्टर ए इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk, सो ये 3 डायमेंशनल दिया हुआ है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इस बार क्या हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, स्टडी किया हुआ है। आज हम सॉल्व कर रहे हैं डीपीपी। सो अभी तक जितना हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सो हम आज एक डीपीपी सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डीपीपी ही सॉल्व करेंगे और थोड़े एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं। सो बोला गया है जो नया वेक्टर हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बी का मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, वेक्टर बी है 7i प्लस 24j। तो ये हो जाएगा 7 जा स्क्वायर प्लस 24 जा स्क्वायर। क्या होगा, 7 जा स्क्वायर प्लस 24 जा स्क्वायर। सो 7 जा स्क्वायर कितना हो जाता है, 49, ठीक है। एंड 24 जा स्क्वायर कितना होगा, 24 जा स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो इट इज 576। एंड दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, अंडर रूट इट इज 625। एंड 625 का रूट कितना होता है, 25। तो हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसकी रहेगी, ए की डायरेक्शन रहेगी। सो डायरेक्शन के लिए ए का यूनिट वेक्टर लगेगा। हमेशा याद रखिए डायरेक्शन के लिए, जैसे हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता था तो हमने डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट पता है तो डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस इज जे, एंड जेड कोऑर्डिनेट पता है तो डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस इज के। सो डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए रहता है, हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन के लिए। सो यहाँ पे ए का यूनिट वेक्टर हमें लगेगा। सो यूनिट वेक्टर ए हमें निकालना है। पहले तो सब कुछ रेड रेड दिख रहा है, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए हमें चाहिए। यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड। दिस इज फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। सो डायरेक्शन क्या है ए वेक्टर की, इट इज 3i प्लस 4j। एंड मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, अंडर रूट 3 जा स्क्वायर प्लस 4 जा स्क्वायर। सो इट इज 3i प्लस 4j। देन अंडर रूट 3 जा स्क्वायर प्लस 4 जा स्क्वायर कितना होगा, 3 जा स्क्वायर 9, 4 जा स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। सो यूनिट वेक्टर ए हमें क्या मिलता है, इट इज रूट 25 कितना होगा 5। सो 3/5i, या फिर हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5। सो हमें जो न्यू वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर, वो क्या होगा, तो उसको देखते हैं। सो रिक्वायर्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर है। उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन करते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 25 और डायरेक्शन ऑफ ए इज 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5। ये हो गया डायरेक्शन। सो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15i प्लस 5 4 जा 20j। तो ये रहेगा रिक्वायर्ड वेक्टर 15i प्लस 20j। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो सिंपल है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The vector that must be added to the vector this and this so that resultant vector is a unit vector along the y-axis। तो कॉमन सेंस है, यूनिट वेक्टर along y-axis क्या होता है, j। यूनिट वेक्टर along x-axis is i, y-axis is j and z-axis is k, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर along y-axis is j, मतलब एक ऐसा नया वेक्टर हमें ढूंढ के निकालना है जिसे हम इन दोनों के साथ ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिले, जे। आंसर क्या मिले, जे। तो सपोज वेक्टर है ए, सपोज वेक्टर क्या है ए, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ ऐड कर देंगे, i माइनस 3j प्लस 2k प्लस 3i प्लस 6j माइनस 7k। सो आंसर क्या मिलना चाहिए, जे। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जे हमें आंसर में मिलना चाहिए। सो हमें बताना है ए, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इजी था, ठीक है। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वेक्टर ए, सो यहाँ पे i प्लस 3i कितना हो जाएगा, इट इज 4i। देन माइनस 3j प्लस 6j, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, एंड बिगर नंबर का साइन प्लस, तो प्लस 3j एंड माइनस 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5k इक्वल टू j। सब सारे वेक्टर्स को हम दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं तो मिलेगा वेक्टर a इक्वल टू j माइनस, क्योंकि सब उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, 4i प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 4i, देन 3j उधर जाएगा तो माइनस 3j एंड 5k दूसरी साइड गया तो प्लस 5k, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में है।
देन i को तो वैसे ही रखना होगा, तो ये हो जाएगा -4i। देन j -3j, तो ये हो जाएगा -2j। बड़े नंबर में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड बिगर साइन, बड़े का जो है बिगर नंबर का साइन माइनस एंड प्लस 5k। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। क्या बोला गया है? 3 कोप्लानर वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय कोप्लानर वेक्टर? सॉरी, क्या बोला गया है कि कोप्लानर वेक्टर को हम ऐड करें, कितने कोप्लानर वेक्टर को ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट 0 मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, सो कोलिनियर वेक्टर मींस अगर ये वेक्टर जो एक लाइन में आ रहे हैं मींस पैरेलल वेक्टर, सो एक पैरेलल है दूसरा एंटी पैरेलल रहेगा, तो दोनों का समेशन 0 आ जाएगा। अगर ये एक f है तो दूसरा -f है, सो इसका जो f नेट है दोनों का समेशन क्या आ जाता है? 0। सो कोलिनियर वेक्टर मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। कोलिनियर वेक्टर कितने होने चाहिए? 2। लेकिन समेशन 0 आने के लिए, नेट 0 आने के लिए कोलिनियर कितने चाहिए? 2। लेकिन क्या बोला गया? कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर मतलब जो एक प्लेन में आते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, सो ये सेम ऑर्डर में आने वाले वेक्टर है ए बी सी। सो यहाँ पे तीसरा वेक्टर है ए सी। हमें पता है ए बी, इन दोनों का समेशन कौन बताएगा? यहां पर रहेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने देखा है उसके हिसाब से ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, एक प्लेन में आने वाले। दिस 3 वेक्टर आर कोप्लानर वेक्टर। सो अगर मैं इन दोनों का समेशन ले लूं, सी, इन दोनों का समेशन ले लूं, तो इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। सो अगर मैं यहाँ पे 2 वेक्टर ऐसे ले रहा हूं एंड तीसरा वेक्टर जो है उसे साइक्लिक फॉर्म में रख दिया, तो तीनों का समेशन 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है AC की वैल्यू क्या होती है? AB प्लस BC। सो यहां पर इसकी डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी, चेंज कर दी, तो ये हो जाएगा -AC। ठीक है, तो AC माइनस AC क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, हमने देखा ना यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने पे साइन चेंज हो जाता है। सो बेसिकली सी, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ABC। सो अगर हम देखते तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन इसकी ऐसी ही होती तो यहाँ पे AC क्या हो जाता? AB प्लस BC, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई है। डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है, तो ये हो जाएगा -AC। ठीक है, तो दोनों केस में हम देखें तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 0। मतलब मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए रहते हैं कोप्लानर? 3 कोप्लानर वेक्टर का एडिशन 0 हो सकता है। तो कोप्लानर वेक्टर है एंड रिजल्टेंट 0 आने के लिए, रिजल्टेंट 0 आने के लिए मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 3। ठीक है, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए वेक्टर के? 3, क्योंकि इन दोनों का समेशन ये है। सो इन दोनों की डायरेक्शन अगर ऐसी रखी और तीसरे की डायरेक्शन हमने ऐसी रखी, तो तीनों का समेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीनों का समेशन क्या होगा? 0 हो सकता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अ हॉल हैज डायमेंशन। एक जैसे कि आप अभी सपोज एक रूम में बैठे हो, तो उस हॉल को अज्यूम कीजिए। ठीक है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 × 12 × 14। ठीक है, 10 मीटर × 12 मीटर × 14 मीटर। सो यहां पर इस तरीके से एक हॉल है। थोड़ा बेटर डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या कहा गया है? ये जो हॉल है इसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, LBH। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है, एंड अप एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर। इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर ये होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये पॉइंट बता सकता है कोई कितना होने वाला है? ठीक है, सो इसका भी हमें ये पॉइंट जो है यहां से हम ड्रॉ करेंगे। सो इसको, ये जो वेक्टर है अगर इसको हम 0 0 माने, इसको क्या माने? इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। ठीक है, तो इससे
10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर लेंथ पे है, 10 मीटर दूर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 14 मीटर ऊपर जा रहे हैं हम, 14 मीटर ऊपर जा रहे हैं, देन 12 मीटर यहाँ पे जा रहे हैं एंड 10 मीटर यहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे हमने 14 मीटर ऊपर गए, हम 14 मीटर ऊपर गए, देन 12 मीटर ऐसा गए एंड देन 10 मीटर हॉरिजॉन्टल गए, तब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 10, 12, 14। सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं r मानूं यहाँ पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 10i, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है i, y एक्सिस के अलॉन्ग होता है j एंड z एक्सिस के अलॉन्ग होता है k, z एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है k। सो 10i प्लस 12j प्लस 14k। तो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिला है, 10i प्लस 12j प्लस 14k। सो हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। बस सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर आ जाता है इसका 20, ठीक है। आप इसे ट्राई करके देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर 20 आना चाहिए। देन नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विथ एंड पॉइंट मस्ट बी। एक वेक्टर है जिसके एंड पॉइंट हमें गिवन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। इसको वेक्टर अगर हम r1 कंसीडर करेंगे और इससे वेक्टर r2 बनाएंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर r मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर r मिलेगा कैसे, r2 माइनस r1, ठीक है, r2 माइनस r1 से हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ r आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सिंपल है, आप इसे ट्राई कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्सप्रेशन इज, क्या है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2, सॉरी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 2 एंड स्केलर। तो उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर है क्या चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज इसे वेक्टर ए मानेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1/√2i प्लस 1/√2j, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, अंडर रूट 1/√2² प्लस 1/√2²। सो 1/√2i प्लस 1/√2j, यहां पर डिवाइड बाय √2, सॉरी रूट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एंड √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे 1 आ जाता है। बेसिकली क्या हमारे पास बच रहा है यहाँ पर, 1/√2i प्लस 1/√2j। सी इतने यहाँ पे जस्ट हमें क्या बताना था, यूनिट वेक्टर, तो इतने ऐसे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। बेसिकली यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, सी यहाँ पे यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है। स्केलर की तो बात ही नहीं थी क्योंकि वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है एंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, एंड यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें यूनिट वेक्टर नहीं निकालना था, हमें जस्ट चाहिए थी मैग्नीट्यूड, जो कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1 मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका यूनिट, ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली हमें जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, 1/√2² प्लस 1/√2²। सो ये आ जाता है 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। देन यूनिट वेक्टर, हाँ, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछा है तो यहाँ पे हमें वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या आता है, आप इसे सॉल्व कीजिए एंड हमें बताइए आपको आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। देन वन मोर क्वेश्चन, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट्स लेंथ इन XY प्लेन। XY प्लेन मतलब जस्ट इतना ही सेगमेंट, ये x और ये y, तो इसका लेंथ कितना होगा, तो इसके लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, √3² प्लस 1², सो √4 = 2, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 2। XY प्लेन ही पूछा था, अगर YJ प्लेन पूछता तो हम YZ प्लेन पूछता तो हम इतना ही सॉल्व करते, ठीक है, और XZ प्लेन पूछता तो इन दोनों को सॉल्व करते, XZ प्लेन पूछा जाता तो हम इन दोनों को सॉल्व करते। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम DPP2 सॉल्व करेंगे
एंड इसके अलावा और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए एंड अभी अपने स्टोरी पे ये वीडियो शेयर कीजिए एंड हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.